हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं मिलीजुली सरकारें या गठबंधन सरकारें, इसके मुख्य तत्व, कोलिशन गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो मुख्य तत्व रहे हैं, भारत में मिलीजुली सरकारों की प्रवृत्ति कैसी रही है, प्रकृति कैसी रही है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम दो राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। मिलीजुली सरकार के भागीदार दलों की संख्या 3, 5, 8, 10, 15 या 20 या इससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन मिलीजुली सरकार का नाम प्राप्त करने के लिए सरकार में कम से कम दो दलों की भागीदारी आवश्यक है। मिलीजुली सरकार मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती है। ऊपर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे कितनी भी ठोस प्रतीत क्यों न हो, उसके अंदर मतभेद के स्वर विद्यमान रहते हैं। भागीदार दलों के बीच विद्यमान ये राजनीतिक मतभेद ही दलों को अपना अलग अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। भारत में मिलीजुली सरकारों का अगर हम जिक्र करें, प्रारंभ में सामान्यतः एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था रही। दलीय व्यवस्था के इस स्वरूप के कारण लोकसभा में सामान्यतया एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता था और केंद्रीय स्तर पर एक दल की सरकार का गठन होता था। 1988 तक केंद्र में एक दलीय सरकार एक सामान्य स्थिति और मिलीजुली सरकार अपवाद स्वरूप स्थिति थी, लेकिन इसके पश्चात भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता समाप्त हो गई और 1996 से 2013 में राजनीतिक अनुमान यह था कि निकट भविष्य में भी एक दल की प्रधानता पुनः स्थापित नहीं हो पाएगी। लेकिन 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। 1968 तक लोकसभा में सदैव ही एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त रहा, लेकिन 1969 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इस विभाजन के कारण श्रीमती गांधी की सरकार एक अल्पमत सरकार हो गई। यह सरकार भारतीय साम्यवादी दल और द्रमुक के समर्थन तथा कुछ अन्य राजनीतिक दलों के मुद्दे आधारित समर्थन पर बनी हुई थी, लेकिन यह स्थिति 1.5 वर्ष से भी कुछ समय तक रही और 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती गांधी और उनके राजनीतिक दल सत्ता कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त कर लिया। भारतीय केंद्र में, भारतीय संघ में जो मिलीजुली सरकारें रही हैं, उनमें मुख्य सरकारों की चर्चा हम करें तो बातें हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार, 1977 में केंद्र में जिस जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ उसे तकनीकी अर्थों में एक दल की सरकार कहा जाए या मिलीजुली सरकार, इस पर विचार भेद और विवाद हो सकता है, लेकिन यह सरकार अपने गठन और कार्यकारण में एक मिलीजुली सरकार ही थी।
जनता पार्टी ने एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर 539 में से 270 स्थान प्राप्त किए थे। लेकिन जनता पार्टी का गठन भारतीय राजनीति के 5 घटकों संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल, संयुक्त समाजवादी दल और चंद्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेसी से मिलकर हुआ था। और सोचा गया था कि जनता पार्टी में भावात्मक एकता स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरकार का गठन घटकवाद के आधार पर हुआ और सरकार के कार्यकाल में घटकवाद की स्थिति सदैव ही बनी रही। जनता पार्टी सरकार का गठन भारी आशा और उत्साह के वातावरण में हुआ था और इस घटना को तत्कालीन राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद दूसरी क्रांति के नाम से पुकारा गया था। लेकिन व्यवहार में 27 महीनों के शासनकाल में शासन के प्रत्येक क्षेत्र में घोर निराशाहीनता देखी गई। देसाई मंत्रिमंडल अपने गठन से लेकर अंत तक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के हनन, अक्षमता और प्रधानमंत्री की सत्ता के ह्रास का प्रतीक बना रहा। मिलीजुली और अल्पमतीय सरकार अगस्त 79 से दिसंबर 1979 तक जनता पार्टी सरकार के उप प्रधानमंत्री चरण सिंह और उनके समर्थकों द्वारा दल बदल कर लिए जाने और कांग्रेस ई द्वारा चरण सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिए जाने की घोषणा के आधार पर 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह सरकार ने पद ग्रहण किया। इस सरकार को 20 अगस्त को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना था, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेसी लोकसभा के पटल पर सरकार का समर्थन नहीं करेगी, तब चरण सिंह ने 20 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। चरण सिंह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग कर दी गई और चरण सिंह को निर्देश दिया गया कि आम चुनाव के आधार पर सरकार बनने तक वे प्रधानमंत्री पद पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से चरण सिंह मंत्रिमंडल अपने सदस्यों के आपसी मतभेदों से देसाई मंत्रिमंडल की तुलना में भी अधिक पीड़ित रहे। आगे का हम जिक्र करें तो वीपी सिंह सरकार, जिसे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कहते हैं, दिसंबर 1989 से अक्टूबर 1990 तक चली। वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की यह सरकार न केवल मिलीजुली सरकार वरन इसके साथ ही एक अल्पमतीय सरकार भी थी, जो दो परस्पर विरोधी ध्रुवों, प्रथम ध्रुव मार्क्सवादी दल सहित भारतीय राजनीति के वामपंथी दल और दूसरा ध्रुव भाजपा के बाहरी समर्थन पर टिकी हुई थी। इस सरकार के गठन का आधार निषेधात्मक था और इसका गठन गैर कांग्रेसवाद के आधार पर हुआ था। और लगभग 11 महीने के बाद जब भाजपा ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तब यह सरकार धराशायी हो गई। केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थायित्व और राजनीतिक अव्यवस्था का ऐसा दौर चला जैसा पहले कभी नहीं हुआ था और सह और मात का खेल खेला गया। आगे आई चंद्रशेखर सरकार, अति अल्पमतीय सरकार, नवंबर 1990 से मई 1991 तक। चंद्रशेखर सरकार बाहरी समर्थन पर टिकी सूक्ष्ममतीय या अति अल्पमतीय सरकार थी। नवंबर 1990 में जनता दल में विभाजन हो गया और लोकसभा के
54 सदस्यों ने जनता दल से अलग होकर चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता एस का गठन किया। कांग्रेस ई ने जनता एस की सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की और चंद्रशेखर ने कुछ सीटें कुछ छोटे राजनीतिक दलों का साथ लेकर मिलीजुली सरकार का गठन किया। कांग्रेस के साथ मतभेद हो जाने पर चंद्रशेखर सरकार ने 6 मार्च 1991 को त्यागपत्र दे दिया। आगे आता है 1996-97 में गठित मिलीजुली सरकारें। ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई 1996 ने संपूर्ण अर्थों में एक त्रिशंकु लोकसभा को जन्म दिया। ग्यारहवीं लोकसभा चुनाव में विखंडित जनादेश दिया था। ऐसी स्थिति में लगभग 1 वर्ष की अवधि में 3 मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ। भाजपा के नेतृत्व में 1996 में मई 1996 में गठित हुई देवगढ़ सरकार जून 1996 में और गुजरात सरकार अप्रैल 1997 में गठित हुई। ये अल्पमतीय और अल्प समय के लिए स्थिर रही सरकारें थी। गठबंधन का जो है एक नकारात्मक रूप इन सरकारों के द्वारा भी दिखाया गया। इसके पश्चात 12वीं लोकसभा के चुनाव में वाजपेयी के नेतृत्व में भी मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। 13वीं लोकसभा के चुनाव में भी पुनः वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। इसमें 20 से भी अधिक राजनीतिक दल सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से जो गठबंधन सरकारों का दौर भारत में चला, उनके जो कॉमन फैक्टर देखते हैं, सामान्य बातें क्या क्या रही हैं, अब हम देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला आता है कि जनादेश के बिना शासन था। ये जनादेश के बिना शासन रहा। 1977 में गठित जनता पार्टी सरकार को स्पष्ट और संपूर्ण अर्थों में जनादेश प्राप्त था। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भी कुछ सीमा तक जनादेश प्राप्त था और 12वीं लोकसभा के चुनाव के बाद गठित सरकार को कुछ अंशों में जनादेश प्राप्त था। चौदहवीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद गठित यूपीए सरकार ने भी अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया तथा 15वीं लोकसभा के चुनाव में अपनी स्थिति भारी सुधार किया। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने भारी सफलता प्राप्त की तथा भाजपा ने अकेले 282 सीटों पर विजय प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। लेकिन अन्य जो मिलीजुली सरकारें गठित हुई, उनमें से किसी भी सरकार को जनादेश प्राप्त नहीं रहा है। ये सरकारें जनादेश का नहीं वरन राजनीतिक परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का परिणाम रही है और इस बात ने इन सरकारों की वैधता और औचित्यपूर्णता को आघात पहुंचाया है और लोकतंत्र में जनादेश के बिना शासन एक विडंबना ही है। तो अब तक गठित अधिकतर सरकारें जो गठबंधन सरकारें रही हैं, वे अवसरवादिता का परिणाम अधिक नजर आई हैं और उनमें जनादेश के बिना शासन की प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा तत्व है, ये सभी सरकारें अपने कार्यकाल में दिशाहीन सरकारें रही हैं।
जनता को इनसे प्रत्येक सरकार से उम्मीदें ज़्यादा थी जो पूरी नहीं हो पाई और जनता को भारी निराशा का सामना करना पड़ा और इन सरकारों ने सामान्य जनता के मनोबल को आघात पहुंचाया। जनता को घोर निराशा इन सरकारों से झेलनी पड़ी। तीसरा कॉमन जो तत्व आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया इन्होंने। अब तक केंद्र में स्थापित कोई भी मिलीजुली सरकार अपने कार्यक्रम में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं कर पाई है। इन सरकारों के कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि इन सरकारों के भागीदार दलों को सामूहिक उत्तरदायित्व का कोई अभ्यास नहीं है। इन सरकारों के मुख्य पात्रों का अहंकार भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के पालन में बहुत बड़ी बाधा रहा है। आगे का तत्व आता है सत्ता संघर्ष और सह और मात का खेल। इन मिलीजुली सरकारों में सत्ता संघर्ष और सत्ता से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बीच अमर्यादित संघर्ष की स्थिति देखी गई है। कभी तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच सह और मात का खेल देखा गया और कभी सत्ता में भागीदार दलों के बीच एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति चली। इस बात से न केवल मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को वरन जनता के बीच समस्त राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचाने का कार्य किया है। आगे आता है इन सरकारों का कार्यकाल अनिश्चित रहा है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें से प्रत्येक सरकार के पद ग्रहण के साथ ही यह प्रश्न खड़ा हो गया था कि यह सरकार कब तक बनी रहेगी। इन मिलीजुली सरकारों ने राजनीतिक अस्थायित्व और कुछ परिस्थितियों में घोर राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दिया है। राजनीतिक अस्थायित्व की इस स्थिति से प्रशासनिक यंत्र को भारी आघात पहुंचा है और यह तथ्य भारत जैसे विकासशील और समस्याग्रस्त देश के लिए राजनीतिक स्थायित्व के लिए चुनौती रहा है। आगे का जो तत्व आता है कि ये सरकारें दिशाहीन रही हैं। भारत के राजनीतिक अभिजन के एक वर्ग द्वारा अनेक बार यह बात कही जाती रही है कि एक दल की प्रधानता और केंद्र में एक दलीय सरकारों ने शक्तियों के केंद्रीकरण को जन्म दिया है तथा मिलीजुली सरकारें सत्ता के विकेंद्रीकरण का पथ प्रशस्त करेंगी और स्वस्थ सहयोगी संघवाद को जन्म देंगी। लेकिन व्यवहार में मिलीजुली सरकारों ने इन परिस्थितियों को जन्म नहीं दिया है। यदि इन मिलीजुली सरकारों की अपनी कोई दिशा होती तो संभवतः वे ऐसा कुछ कर पाती। व्यवहार में मिलीजुली सरकारों ने केंद्र सरकार की स्थिति को कमजोर किया है। केंद्र राज्य संबंधों और राज्यों के आपसी संबंधों में मतभेद तथा तनाव के नए कारणों को जन्म दिया और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया है। ये डावाडोल सरकारें देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में असफल रही हैं। अब हम इस संबंध में कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ निष्कर्ष हो सकते हैं मिलीजुली सरकारों के संबंध में। एक तो मिलीजुली सरकारें जो हैं दो प्रकार से गठित हो सकती हैं, राजनीतिक दलों के चुनाव पूर्व गठबंधन के आधार पर और राजनीतिक दलों के बीच चुनाव के पश्चात स्थापित गठबंधन के आधार पर। तो अच्छा तो ये होगा कि राजनीतिक दल चुनाव पूर्व गठबंधन करें और फिर सरकार का गठन हो। चुनाव पूर्व गठबंधन होने चाहिए। दूसरा सुझाव निष्कर्ष ये हो सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल बाहरी समर्थन के आधार पर कार्यरत
अल्पमतीय और सूक्ष्ममतीय सरकारों का प्रयोग पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ है। तो विभिन्न दलों को सरकार में शामिल होने के लिए न केवल प्रेरित वरन बाध्य किया जाना चाहिए, ताकि वे सही अर्थों में साझेदार की भूमिका निभा सकें। मिलीजुली सरकार को उसके स्वाभाविक रूप में अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से मिलीजुली सरकार का नेतृत्व उस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाना चाहिए जिसने चुनाव में पहला स्थान या दूसरा स्थान प्राप्त किया हो। और आगे का सुझाव हो सकता है, मिलीजुली सरकार के नेतृत्व का कार्य एक दल की सरकार के नेतृत्व करने की तुलना में निश्चित रूप से अधिक कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी सरकार का नेतृत्व शासन की कला में निपुण और अधिक परिपक्व और वरिष्ठ राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये इसके सुझाव हो सकते हैं। तो आज हमने भारत में मिलीजुली सरकारों की स्थिति और उसके मुख्य तत्व तथा उनके सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धन्यवाद।